किसी ने सच ही कहा है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे इस विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टोरी बॉक्स। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जो इसी फलसफे पर केंद्रित होती है, जिसका नाम है रश्मि। और ये कहानी लिखी है प्रभा पांडे जी ने। तो बिना देरी करे चलिए आपको कहानी से जोड़ता हूँ। लगभग 12 वर्ष बाद मुझे रश्मि के विवाह का निमंत्रण पत्र मिला। रश्मि रिश्ते में मेरी बहन की बेटी थी। रश्मि ने अभी मात्र 10वीं पास की थी। देखने में गोरी, नाजुक, सौम्य आकर्षण, नाक नक्शे की स्वामिनी थी। राजकुमारी जैसी लगती थी। इतनी जल्दी दीदी उसका विवाह क्यों कर रही हैं? अभी तो उसे पढ़ना चाहिए था। ऐसे कई भाव मन में आए और मैं रश्मि के विवाह में शामिल होने की तैयारी में जुट गई। मेरी बहन की शादी पंजाब में हुई थी, अतः स्वाभाविक था पंजाब जाने में रिजर्वेशन आदि का झंझट भी था। विवाह में मात्र 15 दिन शेष थे। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए और मैं अपने परिवार के साथ रश्मि के विवाह में शामिल होने पंजाब पहुंच गई। लेकिन बार बार मैं सोचती, अभी तो रश्मि बच्ची है, उसका विवाह दीदी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? जैसे ही मौका मिला मैंने अपनी उत्सुकता जाहिर की और दीदी से पूछ लिया, दीदी आपको रश्मि के विवाह की इतनी क्या जल्दी थी? आपके दोनों बेटों व 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, अब तो मात्र रश्मि ही रह गई है। दीदी ने जवाब दिया, एक रिश्तेदार ने अच्छा लड़का बताया सो मैंने सोचा हाथ से ना जाए। दूसरे, रश्मि की सुंदरता उसकी दुश्मन है। जहाँ जाती है लड़के भंवरे जैसे मरनाने लगते हैं। कहाँ तक दुनिया से छिपाऊं? सो अच्छा लड़का मिलते ही मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने ही ठीक समझा। मैं चुप हो गई। घर में मंगल गीत चल रहे थे, नाच गाना, शहनाई वादन सभी विवाह को भव्य बना रहे थे। जीजा जी व दीदी ने दिल खोल कर खर्च किया था। बारातियों के स्वागत से लेकर दान दहेज सब बढ़िया से बढ़िया दिया। लड़का देखने में अच्छा, ज्यादा कुछ जांच पाना विवाह की भीड़भाड़ में संभव नहीं था। विवाह की सभी रस्मों के बाद रश्मि विदा होकर ससुराल चली गई। विदाई के समय धीमा संगीत रश्मि के मन की दशा दर्शाते हुए पीहर के लिए दुआओं की झड़ी लगा रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। लगभग 1.5 साल बाद मेरे मायके में भतीजे की शादी पर दीदी रश्मि और उसके पति से मिलना हुआ। रश्मि की ससुराल में कैसे निभ रही थी पूछने पर दीदी ने बताया कि रश्मि के पति को रतौंधी है, अर्थात रात में बहुत कम ही दिखता है। नौकरी धंधा भी तरीके से नहीं करता, दिमाग भी कुछ कम है, बस देखने भर में ठीक ठाक है। अपने बेटे की कमजोरी रश्मि की सास जानती है, इसलिए वह रश्मि पर बेमतलब ही लांछन लगाती रहती है। दिन भर घर का काम नौकरानी जैसा कराती है। जिस दूर के रिश्तेदार ने रश्मि की शादी कराई थी वह रश्मि के ससुराल का पड़ोसी है। वह स्वयं रश्मि को आकर्षित करने की कोशिश में लगा रहता है। रश्मि बहुत दुखी हो गई है। हमने वास्तव में जल्दी विवाह करके रश्मि की जिंदगी में जहर घोल दिया है। और ना जाने क्या क्या चीजें दीदी ने बताई। दीदी 2 बजे रात तक अपनी और रश्मि का रोना रोती रही। मैं और मेरी आत्मा सुलगती रही। मायके में शादी के बाद परिवार के सब लोगों ने रश्मि की समस्या पर विचार किया और ये निष्कर्ष निकाला कि रश्मि का विवाह धोखे से किया गया है। इसीलिए रश्मि को ससुराल ना भेजा जाए, रश्मि को तलाक दिलाकर उसका विवाह कहीं और कर दिया जाए। क्योंकि रश्मि मात्र अभी 19 साल की थी। रश्मि में सुंदरता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। जीजा जी भी रश्मि के सुखी जीवन के लिए विवाह का खर्चा दोबारा उठाने के लिए तैयार थे। और वैसे रश्मि इतनी सुंदर थी कि विदुर तो क्या, अविवाहित लड़के भी रश्मि से विवाह करने को तैयार हो जाते। इस फैसले से सभी राहत महसूस कर रहे थे। रश्मि के इन शब्दों ने सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। मेरी किस्मत में जो पति था वो मुझे मिल गया, वही मेरा सब कुछ है। आप सब बताएं कि दूसरे विवाह के पति में कोई कमी निकली तो क्या तीसरा विवाह करोगे आप लोग मेरा? रश्मि के तर्क के सामने सभी निरुत्तर हो गए और भारी मन से पंजाब जाने के बाद दोबारा रश्मि को अपने ससुराल भेज दिया गया। 1 साल बाद रश्मि को लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो पैदा होते ही मर गया। क्योंकि लड़के में हड्डियों की इतनी कमजोरी थी, बस मांस का लोतड़ा मात्र था। रश्मि पर गिरी इस बिजली को सभी को दुख हुआ, पर कोई क्या कर सकता था। 1 वर्ष बाद फिर रश्मि ने एक बेटी को जन्म दिया जो हष्टपुष्ट व स्वस्थ थी। इस बीच रश्मि की सास ने रश्मि व उसके पति को परेशान करके घर से निकाल दिया, क्योंकि उसके पास 2 बेटे और थे। रश्मि के पिता ने रश्मि की परेशानियों से तंग आकर अपने घर से दूर 8 लाख की जमीन खरीदकर एक कमरा व रसोई बनवाकर रश्मि को दे दी, ताकि रश्मि सास की यातनाओं से मुक्ति पा सके। बहन जी के बेटे और बहुओं को यानी रश्मि के भाइयों और भाभियों से ये बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि इतने नजदीक आकर रश्मि का बसना उनके लिए सदा का सिरदर्द बना रहेगा। भाभियों की बात मानकर धीरे धीरे भाइयों ने भी रश्मि से नाता तोड़ लिया। रश्मि ने कुछ उधार कुछ जेवर बेचकर एक परचून की दुकान खोल ली, ताकि आंखों से कमजोर उसका पति घर पर बैठकर ही दुकान चला सके।
जब दुकान के लिए माल खरीदने के लिए उसका पति बड़ी बाजार जाता तो रश्मि स्वयं दुकान में कुर्सी डालकर अपनी दुकान चलाती। वैसे भी वह अपने पति को दुकान में काम में मदद करती ही रहती थी और खाली समय पर स्वेटर बुनकर कुछ पैसे भी कमा लेती थी। लोगों के स्वेटरों से बची ऊन से रंग बिरंगे मोजे टोपी बनाकर बेटी को भी सजाए रहती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। बहुत तो नहीं पर गुजारे लायक सामान बिकने लगा और आमदनी होती रही। एक एक करके रश्मि ने घर में फ्रिज, टीवी, डबल बेड, गैस चूल्हा, सोफा आदि सामान बना लिया। क्योंकि विवाह में मिला सामान सास ने रख लिया था, इसलिए हर सामान उसको स्वयं खरीदना पड़ा। इसी बीच रश्मि को एक बेटा पैदा हुआ। पहले बेटे की तरह इसकी भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, पर यह पैदा होते ही मरा नहीं बल्कि रश्मि की सेवा से टंच हो गया और होशियार होता गया। इस बेटे ने रश्मि का बाहर कहीं भी उत्सव, विवाह आदि में जाना बंद करवा दिया क्योंकि उसकी गर्दन लुढ़क लुढ़क जाती थी। आज वह लगभग 8 साल का है और आज भी वह बैठ नहीं पाता। रश्मि को छोड़कर सभी जानते हैं इस लड़के को अंत में मृत्यु ही बदी है, लेकिन रश्मि इस हकीकत से बेखबर। कभी किसी वैद्य के तेल मालिश, कोई दवा, पूजा, कभी उपवास के द्वारा बेटे के अच्छे होने की कामना करती रहती है। विषमताओं के बाद भी उसने एक बड़ा कमरा, घर की बाउंड्रियां व दुकान में आवश्यक शोकेस वगैरह बनवा लिए हैं। अपनी लगन और कलात्मक गुणों से रश्मि ने घर को स्वर्ग बना दिया है। पति को कभी बादाम, कभी मगज, कभी दूसरे पौष्टिक तत्व देती रहती है, जिससे उसके पति की रतौंधी की बीमारी लगभग आधी हो गई है। एक बार रश्मि के पड़ोस में एक मौत हो गई, जिससे उसकी भाभियों को आना पड़ा। मोहल्ले की औरतों के दबाववश वे भी लौटते वक्त रश्मि के घर आ गईं। रश्मि का घर देखकर वह दंग रह गईं। उन्हें रश्मि का घर किसी मामले में उनके घर से कम नहीं लगा। लौटते समय रश्मि की भाभियां अपनी सहेलियों से बोली, हमें तो रश्मि का घर देखकर आश्चर्य हो रहा है। हर तरफ से रश्मि का घर हमारे घर से ज्यादा सुंदर है, सजा सवरा और भव्य है। भाभियों की सहेलियों ने उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाई कि रुआसी होकर वहां से चली गई। दिन गुजरते गए, परिस्थितियां बदलती गईं। आज रश्मि लगभग 27-28 वर्ष की है। उसकी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वह भी अपनी माँ के तरह सुंदर और होशियार है। पोटली नुमा अपने भाई को बच्ची बहुत ज्यादा प्यार करती है। चम्मच से उसे दाल खिलाती है, हलवा खिलाती है, दलिया खिलाती है और तो और उसकी लार भी पोंछती रहती है। वह लड़का भी अपनी बहन को देखकर इतना खुशी जाहिर करता है जैसे उसे कुबेर का धन मिल गया हो। रश्मि व उसकी बेटी मिलकर उसे नहलाती हैं व अन्य दैनिक क्रियाएं करवाती हैं। रश्मि आज भी दुबली पतली, अनखिली कली सी लगती है। इसी बीच बहन जी को लकवे की शिकायत हो गई। जीजा जी का फोन आया तो मैं और मेरे पति उन्हें देखने चले गए। बहन जी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वे सूख कर कांटा हो गई थीं और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। प्रतिदिन सुबह शाम रश्मि एक लूना पर अपनी माँ को देखने व भाभी के साथ मदद करके बहन जी को नहलाना, धुलाना आदि में मदद करने आती। रश्मि से काम की आशा तो भाभी करती थी, पर एक कप चाय तक को जलनवश नहीं पूछती थी। फिर भी भाभी का तिरस्कार सहकर रश्मि माँ की सेवा करके बिना नागा पहुँचती। जिस दिन वह किसी कारणवश लेट हो जाती थी, भाभी बातों की बर्छियां मारने से न चूकती। शायद इस बात से भाभी अनभिज्ञ हैं कि मुसीबतें व कठिनाइयां से लगातार लड़ने वाली रश्मि फौलाद का हृदय रखती है। भले ही दिखने में भाभियां रश्मि की दासी से भी गई बीती दिखती हो, फिर भी उनमें गजब का अहंकार भरा है। 2 दिन रहकर हम लौट आए। 1 माह बाद जीजा जी का फोन आया कि दीदी का सर्ववास हो गया है। रोते बिलखते मैं अपने पति के साथ उनके 13वीं के दिन पहुंची, क्योंकि अग्निदाह पर पहुंचना असंभव था। वहां सभी रिश्तेदार मिले, रश्मि की बहनें भी आई थीं। सभी रो रही थीं, पर रश्मि मुझसे लिपटकर इतना दर्द भरा रोना रोई है कि मैं लगभग आधे घंटे तक उसे सीने से लगाए रोती रही। बहन जी की मौत के दुख के बाद रश्मि के रिश्ते जख्मों ने मेरे अंतर्मन को आहत कर दिया था। बड़ी मुश्किल से सब ने पकड़कर हमें अलग किया। वह बार बार यही कह रही थी, मौसी अब तो मम्मी भी नहीं बची, अब आप भी ना आओगी और मैं अपने अपाहिज व बीमार बच्चे को छोड़कर आपसे मिलने आ नहीं पाऊंगी। इसलिए आज मेरी माँ तो गई, मौसी भी मुझसे छिन रही है। लाख जतन करके मैंने उसे दिलासा दिया व धीरज बंधाया, पर वह थी कि सावन भादों के पीछे छोड़ती आंसुओं में डूबी रहती। मुझसे रश्मि की आत्मीयता इसलिए भी थी कि उसके जीवन की हर लड़ाई में मेरा आत्मीय आशीर्वाद व हल्का फुल्का आर्थिक सहयोग उसके आड़े दिनों में कई बार संबल बन चुका था। लौटने के पहले मैं रश्मि के घर गई। रश्मि का घर, रहन सहन व दुकान, रोजी रोटी की व्यवस्था देखकर मुझे जो खुशी हुई
वो शायद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। लौटने के बाद जब तब पड़ोसी के फोन नंबर पर रश्मि का सुख समाचार पूछकर अपने मन को संतोष दे देती थी। अभी कुछ दिन पहले रश्मि ने बताया कि उसकी सास को अब अपने व्यवहार पर पश्चाताप है। ससुर के रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला उसमें से 2 लाख रश्मि को दिए हैं। रश्मि के जेवर भी सास ने रश्मि को लौटा दिए हैं। रश्मि की हर जीत पर मुझे लगता था जैसे मेरी जीत हो गई। काश भगवान एक बात रश्मि की और सुन लेता, रश्मि का बच्चा अच्छा हो जाता। बच्चा समय के साथ साथ रश्मि की सेवा से बड़ा होता जा रहा था, लेकिन आज भी वो बैठ नहीं सकता था। वह रश्मि के लिए ऐसा बोझ है जिसे उठाकर रश्मि मात्र घर की तुलसी रह गई है। किसी भी विवाह, पूजा, हवन, कहीं भी घर से उसे इस हालात में छोड़कर जाना संभव नहीं है। रश्मि की दुनिया आज उस अपाहिज बच्चे पर केंद्रित है। वह उस पर अपने दिन रात सुख सुविधाएं निछावर करती हुई किस्मत के दिए अनूठे उपहार को संजोने में लगी रहती है। शायद गीता का सार उसकी सांसों में समा गया है। उसे मात्र कर्म करते चलना है। फल तो प्रभु के हाथ में है और निश्चित ही फल उसे मिलेगा, मुझे इसका विश्वास है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रभा पांडे जी द्वारा लिखी हुई। ये कहानी हमने प्रभा जी के कहानी संग्रह सच हुए सपने से ली है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपना यूं ही प्यार हमें देते रहें, और अगर आपको यह कहानियां पसंद आ रही हैं तो दोस्तों हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको ये कहानियां और बाकी के वीडियोस भी बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो ये थी आज की कहानी स्टोरी बॉक्स की। हम फिर अगली रोचक कहानी एक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने परिवार, माता पिता की सेवा करते रहें। हम फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।